नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्य में भारत की सबसे बड़ी चुनौती चीन, पाकिस्तान या कोई युद्ध नहीं बल्कि पानी की कमी हो सकती है, तो शायद आपको आश्चर्य होगा। लेकिन सच यही है, भारत के कई हिस्सों में भूजल तेजी से खत्म हो रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन इस संकट को और भी गंभीर बना रहा है। ऐसे समय में भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसके पास पानी की अपार संपदा है, और वो है नेपाल। नेपाल की नदियां हर साल अरबों घन मीटर पानी भारत को लेकर आती हैं। लेकिन क्या यही पानी भारत के भविष्य को सुरक्षित बना सकता है? क्या नेपाल भारत के जल संकट का समाधान है, या फिर राजनीति और विवाद इस अवसर को भी बर्बाद कर देंगे? आज हम तथ्यों, आंकड़ों और भू राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, क्या नेपाल बचाएगा भारत का भविष्य? कोशी, गंडक, महाकाली की क्या है सच्चाई? इसी पर हमारा आज का सेशन है। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भविष्य में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, तो शायद आपके मन में जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी या जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे होंगे। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बीच एक ऐसी समस्या है जो आने वाले दशकों में भारत के आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। यह समस्या है पानी की। भारत आज दुनिया के लगभग 18% आबादी का घर है, लेकिन हमारे पास दुनिया का केवल 4% ही मीठा पानी जल संसाधन है। यानी हमारी आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन जल संसाधन अपेक्षाकृत काफी सीमित है। और यही कारण है कि पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 60 करोड़ लोग वाटर स्ट्रेस यानी कि जल संकट का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देश के लगभग आधी आबादी ऐसी क्षेत्रों में रहती है जहां पर्याप्त और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। समस्या केवल जनसंख्या वृद्धि की नहीं है। भारत की कृषि व्यवस्था और करोड़ों लोगों की पेयजल आवश्यकताएं मुख्य रूप से भूजल के ऊपर निर्भर है। देश का लगभग 65% सिंचाई भूजल के माध्यम से ही होता है, लेकिन यही भूजल तेजी से समाप्त भी हो रहा है। बात हम पंजाब की करें, हरियाणा की करें, राजस्थान की करें, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में अगर हम देखें तो भूजल स्तर लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। कई जगहों पे लोगों को पहले की तुलना में कई गहरे तक जो है गहराई तक जो है बोरिंग करना पड़ रहा है, जिससे लागत भी बढ़ सकती है और भविष्य की चिंता भी। और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन इस संकट को और भी ज्यादा जटिल बना रहा है। कहीं अचानक विनाशकारी बाढ़ आ जाती है, तो कहीं लंबे समय तक सूखे की स्थिति। कई क्षेत्रों में मानसून अनियमित होता रहता है, तो कभी बहुत कम बारिश होती है, तो कभी बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हो जाती है। यानी भारत की समस्या केवल पानी की कमी नहीं, असली चुनौती पानी के प्रबंधन, भंडारण और उसके समान वितरण की। हमारे पास पानी आता तो है, लेकिन उसका प्रभावी उपयोग और संरक्षण हम नहीं कर पाते। और यहीं से शुरू होता है नेपाल की कहानी का। चलिए पहले आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा जो डाटा है इसको हम देख लें और फिर सेशन को आगे बढ़ाएं। भारत का बढ़ता जल संकट, प्यासा भारत, चुनौतीपूर्ण भविष्य। 60 करोड़ से अधिक लोग भारत में उच्च से अधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं। 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों में भूजल समाप्त होने का खतरा है। 2030 तक लगभग 40% आबादी पर्याप्त पेयजल उपलब्धता की समस्या से जूझ सकती है। भारत के लगभग 70% सतही जल स्रोत प्रदूषण के कारण सीधे उपयोग योग्य नहीं है। कंडीशन कुछ ऐसे ही बन रही। साथियों, हिमालय के गोद में बसे नेपाल से निकलने वाली नदियां हर साल विशाल मात्रा में पानी भारत तक लेकर आती, और यही कारण है कि भविष्य में भारत की जल सुरक्षा और नेपाल के जल संसाधनों के बीच संबंध और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन आखिर नेपाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नेपाल की नदियों में ऐसा क्या खास बात है जो भारत के भविष्य को प्रभावित कर सकती है? आइए अब इसे हम धीरे धीरे समझते हैं, और समझते हैं जल शक्ति को। साथियों, जब मैंने कहा कि नेपाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपके दिमाग में होगा कि नेपाल में ऐसा क्या हो गया भैया। और भारत के जल संकट की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो नेपाल का नाम मैं बार बार क्यों ले रहा हूं? आखिर एक छोटा सा हिमालयी देश भारत के भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? और इसका जवाब छिपा है नेपाल की भौगोलिक स्थिति में। साथियों, नेपाल हिमालय के गोद में बसा हुआ देश है, और यही हिमालय एशिया की कई महान नदियों का स्रोत है। और इसी कारण नेपाल को अक्सर हिमालयन वाटर टावर ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है। नेपाल के ऊंचे पर्वत में मौजूद हजारों ग्लेशियर्स, बर्फीले चोटियां और हिमनद पूरे वर्ष पानी का भंडार
बनाए रखते हैं। जब यह बर्फ पिघलती है तो उससे निकलने वाली पानी सैकड़ों नदियों और जलधाराओं को जन्म देती है। अनुमान है कि नेपाल में लगभग 6000 से अधिक नदियां और जलधाराएं हैं और इन नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह जो है वो लगभग 225 बिलियन क्यूबिक मीटर माना जाता है। नेपाल के आकार को देखते हुए एक असाधारण जल संपदा नेपाल के पास है और यही कारण है कि नेपाल का योगदान पूरे गंगा नदी बेसिन के जल प्रवाह में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा बेसिन पर भारत के करोड़ों आबादी जो है निर्भर करती है और इस बेसिन को पानी देने का काम नेपाल की नदियों की जो है बहुत बड़ी भूमिका जो है इसमें देखने को मिलता है। नेपाल दक्षिण एशिया का जल टावर है। हिमालय से निकला जीवनदायी जल करोड़ों लोगों का आधार है। अगर हम बात करें तो हमने कहा 6000 नदियां और जलधाराएं हैं, 50 करोड़ लोगों का जीवन रेखा है, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण का आधार है। नेपाल से अगर हम बात करें साथियों, तो 3 प्रमुख नदियां या नदी बेसिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पश्चिम में आपको महाकाली नदी बेसिन, मध्य में आपको गंडक और पूरब की तरफ आपको कोशी नदी बेसिन देखने को मिलेगा और ये तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। तीनों का जल जो है वो गंगा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी कि गंडकी, कोसी, कर्णाली, महाकाली, राप्ती, ये सारी की सारी नदियां आपको देखने को मिल रही हैं और ये नदियां हिमालय से निकल कर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और उत्तर भारत के विशाल मैदानों को जल उपलब्ध कराते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं नदियों के ऊपर निर्भर करता है। लाखों किसानों की आजीविका, सिंचाई व्यवस्था, खाद्य उत्पादन सीधे तौर पर इन्हीं नदी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन नदियों की कहानी केवल खेती तक सीमित नहीं, इनमें जल विद्युत उत्पादन के अपार क्षमता है, बाढ़ नियंत्रण की संभावना है, सिंचाई विस्तार की संभावना है और भविष्य में जल भंडारण की भी बहुत बड़ी संभावना मौजूद है। और यही वजह है कि भारत और नेपाल के बीच जल सहयोग केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि यह रणनीतिक और भू राजनीतिक विषय भी बन जाता है। यदि दोनों देश मिलकर इन संसाधनों का सही उपयोग करें तो इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों देश अब तक इस क्षमता का पूरा उपयोग कर पाए हैं? और इसका सवाल का जो जवाब है हमें कोशी परियोजना की कहानी से मिलता है, जिसे कभी भारत नेपाल जल सहयोग की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता था। कोसी जल परियोजना की सच्चाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, जब भी हम भारत और नेपाल के बारे में बात करते हैं और भारत नेपाल के जल सहयोग की बात होती है तो सबसे पहले जिस परियोजना का नाम आता है उसे हम कहते हैं कोसी परियोजना। लेकिन इसकी कहानी केवल विकास की नहीं है बल्कि उम्मीदों, उपलब्धियों और विवादों की भी कहानी। कोशी नदी हिमालय के तिब्बत और नेपाली क्षेत्र से निकलकर नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। अपने साथ भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट लाने के कारण यह नदी इतिहास में कई बार अपना मार्ग बदल चुकी। पिछले 200 वर्षों में कोशी नदी ने 120 किलोमीटर तक पश्चिम की ओर खिसकाव किया है। जब भी अपना रास्ता बदलती है तो बिहार के विशाल क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ लाती है और इसी कारण अक्सर इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हर साल लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, खेती की जमीन बर्बाद हो जाती है और पूरा क्षेत्र का जो विकास है वो बाधित होता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत और नेपाल ने 1954 में कोसी समझौते के ऊपर जो है वो हस्ताक्षर भी किया था और कोसी समझौते पर जब हस्ताक्षर किया था तो उसके बाद लगा था कि इसका समाधान जो है वो निकल सकता है। तो इसी के ऊपर हम लोग की चर्चा है। कोशी नदी, कोशी बैराज, कोसी हाई डैम और ये बराह मंदिर, बराह क्षेत्र, ये पूरा का पूरा एरिया है जिस कोशी नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको बिहार का हम शोक कह रहे हैं। साथियों, हर साल हमने कहा कि लाखों बाढ़ से यहाँ प्रभावित होते हैं लोग, खेती की जमीन बर्बाद हो जाती है और इन्हीं सबको बचाने के लिए 1954 में कोसी समझौता पर हस्ताक्षर किया और इस समझौते के तहत नेपाल के भीमनगर क्षेत्र में कोसी बैराज का जो है निर्माण किया गया और इस परियोजना के 3 उद्देश्य थे: बाढ़ का नियंत्रण करना, सिंचाई और क्षेत्रीय विकास के ऊपर ध्यान। भारत का कहना है कि इस परियोजना से बिहार के बड़े हिस्से में बाढ़ की समस्या काफी हद तक नियंत्रित किया गया। लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि का सिंचाई का लाभ मिला है। इसके अलावा सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास में भी मदद मिला है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। नेपाल में कई विशेषज्ञ, राजनीतिक दल और स्थानीय समुदाय इस परियोजना की आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि परियोजना से मिलने वाले अधिकांश प्रत्यक्ष लाभ भारत को प्राप्त हुए हैं जबकि नेपाल को अपेक्षित आर्थिक और विकासात्मक लाभ नहीं मिले। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि समझौते की शर्तें उस समय नेपाल के पक्ष में पर्याप्त रूप से संतुलित नहीं है और यही कारण है कि समय समय पर इस समझौते की समीक्षा और संशोधन की मांग उठती है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, बांध के रखरखाव, तटबंधों की स्थिति और स्थानीय पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर भी विवाद सामने आता है। 2008 में कोशी तटबंध टूटने की घटना ने इस परियोजना के ऊपर कई सवाल खड़े किए। उस बाढ़ से बिहार और नेपाल दोनों क्षेत्रों में लाखों लोग प्रभावित हुए। इसलिए यदि एक पक्ष कोशी परियोजना को भारत नेपाल का सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण मानता है तो दूसरा पक्ष उसे अधूरी संभावना और असमान लाभों की कहानी के रूप में भी परिभाषित करता है।
यानी कोशी परियोजना हमें यह सिखाती है कि केवल बांध बनाना ही पर्याप्त नहीं है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नदी परियोजना की सफलता के लिए दोनों देशों का विश्वास, समान लाभ और दीर्घकालिक सहयोग आवश्यक होता है। और यही वो सवाल मौजूद है कि क्या भारत और नेपाल के भविष्य में ऐसी नई परियोजना बना सकते हैं जिनसे दोनों देशों को समान लाभ मिल सके। अब धीरे धीरे हम समझते हैं कि नेपाल जल संसाधनों के भविष्य की संभावनाओं को किस प्रकार से नेपाल के जल संसाधन की भविष्य की परियोजनाओं को जो है वो देखा जा सकता है। दूसरी जो नदी परियोजना है साथियों, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपका है गंडक। गंडक के बारे में हम बात करें, गंडक नदी परियोजना के बारे में हम बात करें साथियों, गंडक जो कि गंगा की सहायक नदियां ही है। गंडक के बारे में हम लोग देखते हैं, गंडक के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। 1 मिनट में मैप आपके सामने लेकर आ जाऊं, फिर उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो गंडक के बारे में हम बात कर रहे हैं साथियों। तो गंडक नदी परियोजना जो है, ये परियोजना जो देखने को मिलती है वो हिमालय से निकलने वाली नदी है और नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। यह नदी उत्तर भारत के कृषि व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत और नेपाल के बीच गंडक नदी के ऊपर जो है वो 1959 पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद गंडक परियोजना विकसित किया गया। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए और नदी के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए। इस परियोजना के तहत नेपाल के भैंसा लोटन, जिसे आज वाल्मीकि नगर बैराज के नाम से जाना जाता है, उस पर बैराज का निर्माण किया गया और यहां से निकलने वाली नहरों के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही। भारत के दृष्टिकोण से देखिए तो यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण साबित हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश के लाखों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई का पानी मिल रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मौजूद हुई है। लेकिन नेपाल को भी सिंचाई और कुछ बुनियादी ढांचागत लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन समय के साथ इस परियोजना को लेकर भी कई विवाद सामने आए। नेपाल के कई विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं का मानना है कि परियोजना से मिलने वाला लाभ दोनों देशों के बीच पूरी तरह से संतुलित नहीं है और उनका तर्क है कि नदी का जल का सबसे बड़ा लाभ भारत को मिल रहा है, जबकि नेपाल अपनी संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। समय समय पर पानी के वितरण, नहरों की रखरखाव, बैराज संचालन, परियोजना प्रबंधन को लेकर भी मतभेद उभर कर आते रहते हैं। लेकिन इन विवादों के बावजूद एक बात तो स्पष्ट है कि गंडक परियोजना ने साबित कर दिया है कि भारत और नेपाल यदि सहयोग करें तो दोनों देशों के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। क्या नेपाल के विशाल जल संसाधनों का उपयोग केवल सिंचाई तक ही सीमित है, या फिर वह भारत और नेपाल दोनों देशों के लिए ऊर्जा, जल सुरक्षा और आर्थिक विकास का नया आधार बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है साथियों। जब हम बात गंडक की कर रहे हैं, कोशी की कर रहे हैं, तो एक नदी और है जो कि उत्तराखंड के क्षेत्र में आपको दिखेगी, जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद भी है। वो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, वो है महाकाली नदी, काली नदी, जिस पर पंचेश्वर अगर हम बात करें तो मल्टीपर्पज है। कोशी और गंडक परियोजनाएं जो कि भारत और नेपाल जल सहयोग की पुरानी कहानियां हैं, तो पंचेश्वर परियोजना जो है भविष्य की सबसे बड़ी संभावना मानी जाती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है महाकाली नदी। महाकाली नदी भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक बड़े हिस्से का निर्माण करती है, इसलिए नदी केवल जल संसाधन नहीं बल्कि दोनों देशों के सामरिक और राजनीतिक संबंधों से जुड़े हुए। सतलुज नदी के विकास के लिए 1996 में भारत और नेपाल ने महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए और इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है। पंचेश्वर परियोजना को दक्षिण एशिया की सबसे महत्वाकांक्षी जल परियोजनाओं में से एक माना जाता है और जो प्रस्तावित योजना है उसके अनुसार महाकाली पर एक विशाल बांध बनाने जाने की बात थी, जो जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल भंडारण जैसे उद्देश्यों को पूरा कर सके। विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम बात करें तो इस परियोजना की संभावित विद्युत उत्पादन क्षमता 5006 से लेके 6000 मेगावाट तक हो सकती है, यानी कि कई छोटे देशों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता से भी अधिक इस पंचेश्वर से उत्पादन किया जा सकता है। और यदि परियोजना पूरी होती है तो नेपाल को बड़ी मात्रा में जल विद्युत निर्यात करने का अवसर मिलेगा, जबकि भारत को स्वच्छ ऊर्जा, सिंचाई और जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। इसके अलावा मानसून के दौरान अतिरिक्त जल को संग्रहित कर बाढ़ की समस्या को भी जो है वो कुछ हद तक जो है वह कम किया जा सकता है। सुनने में बहुत आदर्श परियोजना लग रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महाकाली संधि पर हस्ताक्षर हुए लगभग 3 दशक बीत गए हैं, यानी कि 30 साल से ऊपर हो गया है। पंचवर्षीय परियोजना आज भी पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाए और इसके पीछे सबसे मुख्य कारण यह है कि लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद है और बहस बहुत लंबे समय से चल रहा है। परियोजना की लागत कौन कितना वहन करेगा और उससे मिलने वाले लाभ का वितरण किस आधार पर होगा, इसी को लेकर जो है वो विवाद देखने को मिल रहा है।
साथियों, इसके अलावा पर्यावरण के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, स्थानीय आबादी के पुनर्वास कैसे किया जाएगा, भूमि का अधिग्रहण कैसे किया जाएगा, पारिस्थितिक संतुलन जैसे मुद्दे को इस परियोजना की प्रगति को प्रभाव करने के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी बात करें साथियों, तो समय समय पर बदलती प्राथमिकताएं और आपसी अविश्वास ने भी इस निर्णय प्रक्रिया को जो है वो धीमा कर दिया। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि पंचेश्वर परियोजना कभी पूरा होता है तो यह केवल बांध नहीं होगा, यह दक्षिण एशिया में जल, ऊर्जा और क्षेत्रीय सहयोग की दिशा बदलने वाली परियोजना साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल का पानी या नेपाल का जल वास्तव में भारत के भविष्य का जल संकट का समाधान बन सकता है, या फिर सारी संभावनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी। साथियों, अब तक हमने कोशी, गंडक, महाकाली जैसे प्रमुख परियोजनाओं को देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नेपाल के पास इतना पानी है और भारत को इसकी जरूरत है, तो फिर दोनों देशों के मिलकर इस क्षमता का पूरा उपयोग क्यों नहीं कर पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि दोनों देशों के बीच में विश्वास की कमी है। नेपाल में लंबे समय से यह धारणा मौजूद है कि पुरानी जल संधियों और परियोजनाओं से भारत को अधिक लाभ मिला है, जबकि नेपाल को अपेक्षित कम लाभ मिला है। और यही वजह है कि जब कोई नई जल परियोजना प्रस्तावित होती है तो नेपाल के भीतर राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है सप्तकोशी हाई डैम परियोजना। साथियों, नेपाल और भारत के बीच में अगर हम बात करें तो दशकों से सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही है, और ये जो बांध परियोजना है वो 269 मीटर ऊंचा हो सकता है। इसे दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं में से एक माना जा सकता है। समर्थकों का दावा है कि इस परियोजना से बिहार में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को काफी हद तक जो है नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा मिल सकती है, हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव है। लेकिन इसके विरोधी कई गंभीर सवाल जो हैं वह कुछ इस परियोजना के ऊपर लेकर आ रहे हैं। इस परियोजना के ऊपर कई गंभीर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। अगर कोशी प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो कोशी प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने कहा कि सप्तकोशी हाई डैम इतनी क्षमता होने के बावजूद क्यों नहीं, तो हमने कहा विश्वास का सबसे बड़ा कमी। हजारों लोगों को मतलब कहा यह जा रहा है कि जो विरोधी सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस परियोजना को बड़े पैमाने पर किया गया तो जब विस्थापन होगा तो जो हजारों लोगों को जमीन कहां दिया जाएगा, कहां उनको बसाया जाएगा। दूसरा, पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं, बहुत सारे ऐसे चिंताएं जो है सामने आ रही। नेपाल के कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि परियोजना से मिलने वाले लाभों का बंटवारा पूरी तरह से संतुलित नहीं हो सकता, और इसी कारण से परियोजना दशकों से चर्चा में होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा। इसके अलावा लागत और पुनर्वास के बारे में बात हुई कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए अरबों डॉलर निवेश की आवश्यकता होगी। सवाल ये उठता है कि परियोजना की लागत कौन वहन करेगा, लाभों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा, और जिन लोगों की जमीन डूब जाएगी उनका पुनर्वास कैसे किया जाएगा। अक्सर यही मुद्दे परियोजनाओं की प्रगति को धीमा करते हैं, लेकिन कहानी यही नहीं समाप्त होती। अब इसमें एक बहुत नया और महत्वपूर्ण भाग जुड़ चुका है, जो कि जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और वह है चीन। साथियों, चीन फैक्टर को जब आप नेपाल की चर्चा करें तो चीन फैक्टर को आप साइड नहीं कर सकते। नेपाल के पानी की कहानी अब सिर्फ नदी और बांधों तक सीमित नहीं। चीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी नेपाल में बन चुका है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जो हम बात करें तो चीन ने नेपाल में सड़क, रेल, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पे अपना बहुत बड़ा निवेश किया है। और ऐसे में भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर भारत नेपाल के जल संसाधन का पर्याप्त निवेश नहीं करेगा तो क्या चीन करेगा। और यही कारण है कि नेपाल भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है। और यही वजह है कि नेपाल का पानी आज केवल जल सुरक्षा नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीति का विषय बन चुका है। क्या नेपाल का पानी भारत का भविष्य बदल सकता है? नेपाल अकेले भारत की सभी जल समस्याओं को समाप्त तो नहीं कर सकता साथियों। भारत को अपनी जल प्रबंधन व्यवस्था, भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और नदी प्रबंधन से बड़े सुधार करने होंगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेपाल के जल संसाधन भारत की जल सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेपाल की नदियों में मानसून के दौरान विशाल मात्रा में पानी बहता है। यदि दोनों देश मिलकर बड़े जलाशय और आधुनिक जल प्रबंधन परियोजनाओं को विकसित करें तो अतिरिक्त पानी को संग्रहित किया जा सकता है और सूखे के समय इसका उपयोग किया जा सकता है। नेपाल को दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत संभावित देशों में गिना जाता है। अनुमान है कि नेपाल में हजारों मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की क्षमता मौजूद। यदि इस क्षमता का विकास होता है तो नेपाल बिजली निर्यात कर सकता है और भारत को स्वच्छ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत मिल सकता है। हर वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं। यदि नेपाल में उचित जल भंडारण और नदी प्रबंधन ढांचा विकसित हो जाए तो बाढ़ से प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
नेपाल को यह विश्वास होना चाहिए कि उसके संसाधनों का उचित लाभ मिलेगा और भारत को यह विश्वास होना चाहिए कि दीर्घकालिक सहयोग दोनों देशों के हित में। और यही कारण है कि भारत नेपाल जल सहयोग केवल पानी का मुद्दा नहीं, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, क्षेत्र स्थिरता, दक्षिण एशिया के भू राजनीति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। साथियों, नेपाल का पानी भारत की सभी समस्याओं का जादुई समाधान तो नहीं है, लेकिन भारत के भविष्य के जल, ऊर्जा और बाढ़ प्रबंधन की रणनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। कोशी, गंडक और महाकाली जैसी परियोजना हमें दिखाती है कि अवसर भी मौजूद हैं और चुनौतियां भी। सवाल ये नहीं है कि नेपाल के पास पानी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या भारत और नेपाल मिलकर इस संसाधन का उपयोग साझा करके अपने देश की समृद्धि बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 21वीं सदी में पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेगा। यह विकास, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, भू राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है और शायद इसी कारण भारत का भविष्य किसी न किसी रूप में हिमालय और नेपाल की नदियों से जुड़ा हुआ है। अब इस विषय पर आपके विचार क्या है? क्या नेपाल का पानी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? अपनी जो भी राय है वो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।